जी जनाब, आसिफ खटक साहब, ये मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ जी। बोलिए। जी सर। सर क्योंकि एच जो है प्रीडिसेसर है सी का, और एच तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक सी एंड नहीं होगा। ओके, तो सी का एंड जो है ना जी, राइट। ताहिर साहब आप वो है 9 वीक्स। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ठीक ताहिर साहब। है, मैं इनके बात से एग्री करता हूँ। सर जी मैं इनके बात से एग्री करता हूँ कि जो सी डिपेंडेंट है, जब तक सी खत्म नहीं होगा तो वो स्टार्ट नहीं हो सकता एच। तो इसलिए सी का जो फिनिश है वो एच का स्टार्ट होगा। ओके, तो डी का भी तो फिनिश है ना सर? डी भी तो डी। सर लेकिन जाहिर हाँ सर जी, उसमें ये है कि जाहिर जो बाद वाले को लेंगे ना, उस ओके, क्योंकि ये सी भी तो डिपेंडेंट है एच पे ना। बिल्कुल सही है। सॉरी, एच पे सी भी डिपेंडेंट है, तो जाहिर है जब तक सी खत्म होगा तो एच स्टार्ट होगा। तो ये आप बात सही कर रहे इसलिए हैं, हम जो बाद वाला लेंगे। आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन एक गलती कर रहे हैं आप दोनों। सी पर डिपेंडेंट है, सी डिपेंडेंट नहीं है। एच जो है, सर सी पर डिपेंडेंट है, हाँ जी, सी पर डिपेंडेंट। एच दो चीजों पर डिपेंड करता है, सी और डी पे। अगर एक से ज्यादा यस चीजों सर। पर डिपेंड किया जा रहा हो तो देखिए ना, एच के ऊपर फिर दो शर्तें लग गई कि जनाब सी और डी दोनों का खत्म होना जरूरी है ताकि तुम्हें स्टार्ट किया जा सके। डी तो 8 को खत्म हो गया, लेकिन सी नहीं हुआ, तो एच की दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई। इसका मतलब है जो बड़ा फिगर होगा उसका इंतजार करना पड़ेगा, तब उसका अर्ली स्टार्ट बनेगा। तो सी तो खत्म होगा 9 को, डी खत्म हो रहा है 8 को, जी तो मैं 9 ही लूंगा जो बड़ा फिगर है। ये जब मैं फॉरवर्ड पास कर रहा हूं तो मुझे बड़ा फिगर लेना चाहिए। और अगर मैं उल्टा आ रहा हूं, एंड फिनिश स्टार्ट की तरफ आ रहा हूं, तो ये रूल पलट जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा रूल। फिर मैं छोटा फिगर लिया करूंगा, मैं बताता हूं आपको। खैर 9 आ गया, और 2 वीक्स का एच एक्टिविटी थी, 9 और 2 बन गया 11। इसी तरह अगर आप ये आपने ए सी बी डी एच निकाल लिया, आप जरा एफ को ई को देख लें। ई बी हो रहा है 4 को खत्म, तो बी ई भी 4 को शुरू होगा, तो 4 जमा 3 7। लेकिन जी को शुरू करने के लिए ई और एफ दोनों का खत्म होना जरूरी है। ई खत्म हो रहा है 3rd वीक में, और एफ खत्म हो रहा है 10th वीक में। तो जी क्या स्टार्ट होगा? जी का अर्ली स्टार्ट क्या होगा? सर 10 होगा। जी जी उसरा। सर 10 होगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू 10 की है। 10 और 3 में जब हम कंपेयर करेंगे तो 10 वीक्स के ऊपर हम लोग उसको चूज करेंगे फिर। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल आसिफ साहब का भी जवाब ठीक है, और उसरा आपका भी 10 होगा। बड़ा फिगर लेना है, और बड़ा फिगर जो है वो 10 है। गालिबन ताहिर साहब ने कहा था, ताहिर साहब ने कहा था। ओके, तो 10 है जी। तो जी खत्म कब होगा? 13वें वीक में जाके खत्म होगा। तो आप मुझे एक सवाल का कोई जवाब देगा। शुमाइला आप बताएं, प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? प्रोजेक्ट किस हफ्ते में खत्म हो रहा है? उसरा अहमद, आप बताइए। उसरा अहमद, प्रोजेक्ट किस वीक में खत्म हो रहा है? जी ताहिर साहब आप बता दें। सर ये सर 13 13th वीक में लग जाके रहा खत्म हो है रहा मुझे, 13th वीक। जी है, बिल्कुल, 13th वीक। बिल्कुल सही है जी, 13वें वीक में खत्म हो रहा है। वैसे तो एच भी फिनिश से मिला हुआ है, वो 11वें वीक में एच वाला काम खत्म हो जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट तो तभी कंप्लीट होगा ना जब सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। जब सारी। तो जी सबसे यस आखिर सर। में हो रहा है, तो जब तक जी खत्म नहीं होता प्रोजेक्ट कैसे खत्म हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्गर ड्यूरेशन हो रही आ रही है, वो मेरी उस तारीख को प्रोजेक्ट खत्म होगा। अच्छा, अब ये जब तक ये मैंने फॉरवर्ड पास दिया है, जब तक मैं फॉरवर्ड पास कैलकुलेट ना करूं, इस दुनिया का कोई बंदा एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि प्रोजेक्ट कब खत्म होगा। मैं कह रहा हूं कि नेटवर्क डायग्राम में ड्यूरेशन डालने के बाद
फॉरवर्ड पास निकालने के बाद पता चलता है कि प्रोजेक्ट की एक्चुअली ड्यूरेशन क्या हो सकती है। ये कोई और तरीका है ही नहीं इस दुनिया में कि आप ये बता सकें कि प्रोजेक्ट कब खत्म होगा। अगर आप बताएंगे तो वो फिर आप अपना तुक्का लगा रहे हैं, आप लमसम अपना रफ ऑर्डर मैग्नीट्यूड में एस्टिमेशन कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। लेकिन असल में कामों की तरतीब के हिसाब से पता ये अभी चल सकता है, जब मैं फॉरवर्ड पास लेता हूं तब पता चलता है ये 13 वीक का प्रोजेक्ट है, ये 13 वीक का प्रोजेक्ट है। अब वो अलग बात है कि हम इसको जब अब मजीद एनालिसिस करें और हम कहें नहीं यार 13 से कम करो, तो फिर हम उसमें कोई और कार्रवाई करें जिसकी वजह से वो 13 से भी कम हो जाए। लेकिन अगर जिस तरह से ये एक्टिविटीज बनी हुई हैं, जिस तरह से इनकी ड्यूरेशन हैं, इनके हिसाब से तो 13 वीक्स में ही ये काम खत्म होगा। अगर इसी तरह से इसी डिपेंडेंसीज के हिसाब से देखा जाए तो ये 13 वीक का प्रोजेक्ट है। ये डन हो गया जी। चलें अब हम कोशिश करते हैं बैकवर्ड पास लेने की। बैकवर्ड पास लेने का मतलब है कि अब आपको ये तो पता है कि प्रोजेक्ट तो 13 वीक्स का है, तो अब आप क्या करें कि जो आखिरी काम है उनको आखिरी वक्त तक खत्म करें। मतलब 13 तारीख को एच भी खत्म होना चाहिए और जी भी खत्म होना चाहिए। लेटेस्ट एच एंड जी कैन फिनिश ऑन 13। तो दोनों के एच और जी के जो लेटेस्ट फिनिश की जगह खाली थी उसमें आप 13 लिख दें। और अब जिस तरह कैलकुलेशन आपने फॉरवर्ड पास में शुरू की तरफ से की थी और प्लस करते आ रहे थे, अब आप फिनिश से बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे और आप माइनस करते जाएंगे ड्यूरेशंस। तो अगर एच एक्टिविटी जो है वो लेटेस्ट स्टार्ट की जाए तो फिर वो कौन बता रहा है? आप जो गिनती के 7-8 लोग हैं उनमें से 3 बंदे तो कर रहे हैं पार्टिसिपेट, 3 to 4 पीपल। बाकी क्या कर रहे हैं? कोई जवाब देना पसंद करेंगे जी? सर वो आपकी डायग्राम जो है वो पीछे हो गई, वो नहीं आ रही है, स्लाइड डायग्राम वाली। बड़ी कर दूं? सर डायग्राम वाली स्लाइड नहीं आ रही है, प्रीसीडिंग डायग्राम मेथड वाली आ रही है। सर ये दूसरी शो हो रही है डायग्राम। अभी देखिए, ये अभी गायब हुई जी हाँ भाई, ये शुरू से नहीं आ रही? सर अब ठीक है, सर अभी गायब हुई थी। अच्छा, ओके। तो ये बात आपको नजर आ रही है ना? अब आप मुझे क्या बताएंगे? जी सर। ये बैकवर्ड हम कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, तो एच में अगर 13 को खत्म करना है तो शुरू कब करें? इसका लेटेस्ट फिनिश तो पता लग गया ना 13 है, तो इसका लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा एच का? 11th होगा, 11th वीक। 11th होगा। क्यों? क्योंकि सर जो डी है, हाँ जी जी बोले जी, डी का लेटेस्ट फिनिश जो है वो 11th वीक है, तो हम एच को स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक डी फिनिश नहीं होगा। सर अभी डी का तो पता ही नहीं है, डी का तो पता ही नहीं है अभी हमें। ये वाली डेट है ना नीचे वाली, ये लेटेस्ट वाली है, ये फिनिश से कैलकुलेट होना शुरू होती हैं स्टार्ट की तरफ। तो अभी सी डी ई का तो पता ही नहीं है हमें। अभी एच के हिसाब से बात करें कि एच अगर लेटेस्ट खत्म किया जाए तो 13वें वीक में खत्म होना चाहिए। एग्रीड ना? जी सर। और ये है 2 वीक की एक्टिविटी, तो ये कब स्टार्ट होगी? राइट, 13 माइनस 2, 11th में। 13 से 2 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ये बात सबको राइट सर। जी शफीक भाई, एक मिनट माइक आपको खोलता हूं मैं। लगता है बहुत मसरूफ है।
अच्छा जी, चले शफीक साहब, आप थोड़ा अटेंशन दें तो आपका फिर हम बात का जवाब भी दे सकेंगे। मुझे अभी आपकी समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं। एनीवेज जी, तो बैकवर्ड कैलकुलेशन में हम पहले लेते हैं लेटेस्ट फिनिश डेट और उससे निकालते हैं लेटेस्ट फिनिश डेट, और लेटेस्ट फिनिश डेट निकलती है उसमें से ड्यूरेशन माइनस करने से। तो 13 माइनस 2 11, अगर क्यू में जाएं 13 माइनस 2 13 माइनस 3 10, सी में क्या आएगा? अच्छा, अब एच से तो पीछे की तरफ एरो जा रहे हैं, जो वो है सी और डी को जाना है वापस। तो 11 जो एच का -4 सर। लेटेस्ट स्टार्ट था वो उनका लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा, इसका भी, सी का भी और डी का भी। 11 से 3 निकाले 8 और डी में 11 में से 4 निकाले 7। अब ये पीछे भी ऐसे ही सी से पीछे चला जाएगा, ए का लेटेस्ट स्टार्ट बन जाएगा, लेटेस्ट फिनिश बन जाएगा 8। 8 में से 6 निकाले तो ए का लेटेस्ट स्टार्ट बन जाएगा 2। बी में क्या होगा? अच्छा, बी की तरफ मैं बाद में आता हूं। जी की तरफ से हो गया, जी से अब ई की तरफ आइए, 10 आ गया, 10 माइनस 3 7। अब जनाब बी के बाद जो दो चीजें हैं डी और ई, अब डी भी इत्तेफाक से 7 तारीख को ही लेटेस्ट स्टार्ट है इसका, और ई का भी 7 ही तारीख को है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, हम इसको 7 को खत्म कर लेंगे। लेकिन मसला ये है, अगर डी होता 7 और ई होता 8 तो आप डी का लेटेस्ट फिनिश क्या लेते, 7 या 8? जी कौन बता? बड़ी फिगर लेते हैं आई गेस सर। सर थोड़ा सा रूल आप 7 लेते, रूल उल्टा हो गया ना, अब हम बैकवर्ड आ रहे हैं तो वो सारे रूल उल्टे हो गए हैं। जो पहले चीजें ठीक है प्लस सर। हो रही थी अब माइनस हो रही हैं, तो आप बड़ा नहीं छोटा लेते। ठीक है जी, तो मैं अगर ठीक है सर, एग्रीड। चॉइस होती तो मैं 7 और 8 में से 7 लेता, तो 7 इधर आ गया, 7 माइनस 4 3, और एफ की तरफ जो है वो 10 10 माइनस 10 0, सारी डेटें निकल आई। अब मुझे बताएं कि इस प्रोजेक्ट की लेटेस्ट स्टार्ट डेट क्या है? प्रोजेक्ट की लेटेस्ट स्टार्ट डेट क्या है? जी गुड क्वेश्चन ताहिर साहब। सर 0 वीक। ये आपने कैसे कहा? 0 है ये हमारे पास 3 है, 2 सर। है। ये जी जी, सर ये स्टार्ट 0 से स्टार्ट हो रहा था ना? हाँ, लेकिन कैसे इसको रिड्यूस करें ना, कि 2 3 और 0, 3 रखिए ना, ए बी और एफ। एक 2 को लेटेस्ट स्टार्ट हो रही है, एक 3 को हो रही है और एक 0 को हो रही है। आप ये कहिए कि इन सर जो फर्स्ट, तो सबसे पहले वाली लेंगे ना, जो सबसे पहले हो रही होगी नहीं नहीं स्टार्ट। नहीं नहीं, हम लेंगे सबसे लोअर फिगर। सर लोअर फिगर वही है, एग्जैक्टली यही मेरा मतलब है। हाँ, जो सबसे कम फिगर होगा प्रोजेक्ट स्टार्ट। तो इसका जी मतलब बिल्कुल है कि मेरा जो प्रोजेक्ट का स्टार्ट है वो लेटेस्ट और अर्लीस्ट 0 ही रहेगा, और मेरे प्रोजेक्ट का फिनिश है वो लेटेस्ट और अर्लीस्ट 13 ही रहेगा, 13 और बाकी रहेगा। चेंज हो जाएंगी। तो ये इस तरीके के साथ हमने एक फॉरवर्ड पास किया तो अर्लीस्ट डेटें निकल आई, और बैकवर्ड पास किया तो लेटेस्ट डेट्स निकल आई। ओके जी, अब निकालते हैं फ्लोट। फ्लोट का बड़ा सिंपल तरीका बताया मैंने कहा कि या तो एक एक एक्टिविटी में चले जाएं, या तो बाई हाथ वाली दोनों डेट्स का फर्क निकाल लें या दाएं हाथ वाली का फर्क निकाल लें। मतलब या आप अपना स्टार्ट डेट्स का फर्क निकाल लें या फिनिश डेट्स का फर्क निकाल लें, अर्लीस्ट और लेटेस्ट का। तो जब मैं 8 में से 6 निकालूंगा तो 2 आएगा, जब मैं 2 में से 0 निकालूंगा तो भी 2 ही आएगा। तो कंफर्म हो गया कि मेरा फ्लोट है 2 वीक्स, ए में फ्लोट है 2 वीक्स।
सी में 11 माइनस 9 8 माइनस 6 क्या है, ये भी 2 वीक्स। एच में 13 माइनस 11 11 माइनस 9 दोनों सूरतों में 2 वीक्स। ओके, जी में क्या होगा, what will be the float in G, D and Y? जी जनाब, कौन? ताहिर साहब, आप तो सारे जवाब जानते हैं, जी बताइए। सर 3 होगा ना? बिल्कुल। ओके, क्योंकि 8 और 11 का 11 माइनस 8 3 है, 7 माइनस 4 भी 3 है, तो 3 वीक मेरा फ्लोट होगा। इसी तरह बी का फ्लोट होगा 3 वीक, ई का होगा 3 वीक, एफ का 0 और जी का 0। ये फ्लोट तक बात समझ आ गई जी सारों को? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड फ्लोट कैसे निकलता है? ओके जी सर। अब आप ये देखिए कि आपके पास जितने भी पाथ हैं शुरू से लेके आखिर तक, वैसे तो सारी ही एक्टिविटीज कंप्लीट होंगी तो प्रोजेक्ट होगा, लेकिन प्रोजेक्ट में कुछ पैरेलल चीजें हो रही हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंट पाथ बने हुए हैं। अगर आप ए सी एच के रास्ते स्टार्ट टू फिनिश पहुंचने की कोशिश करते हैं तो 6 जमा 3 9 जमा 2 11 दिन में पहुंचते हैं आप यहाँ। अगर बी डी एच में जाते हैं तो 4 जमा 4 8 और 2 दिन में पहुंचते हैं यहाँ पर। अगर मैं बी ई और जी में पहुंच जाता हूं तो ये आता है 4 जमा 3 7 और 3 10 दिन में यहाँ पहुंचता है। और अगर मैं एफ जी के रास्ते जाता हूं तो 13 दिन पहुंचता है। तो आपने देखा कि जितने भी रास्ते हैं इनमें से जो सबसे लंबा रास्ता है वो है 13 वाला। और गौर कीजिएगा, इस लंबे रास्ते में एफ और जी है ना लंबा रास्ता, इस पूरे रास्ते में स्टार्ट से चलता है ये लंबा रास्ता, एफ से गुजरता हुआ जी से गुजरता हुआ एंड तक पहुंचता है, फिनिश तक पहुंचता है। आप देख लीजिए जितनी एक्टिविटी इस रास्ते में आ रही हैं उनका फ्लोट 0 होगा। जो सबसे लंबा रास्ता है उसके अंदर फ्लोट 0 होगा। बात समझ आती है? ऑलवेज इन एवरी नेटवर्क डायग्राम एक रास्ता ऐसा जरूर होगा जो सबसे लंबा होगा, और जो सबसे लंबा रास्ता होगा उसमें सारी एक्टिविटीज का फ्लोट 0 0 होगा। और इसका मतलब ये है कि ये इस रास्ते में कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी आप ए सी को देख लीजिए, ए सी एच को, उनमें 2 दिन की गुंजाइश है, 2 वीक्स की। बी डी में 3 वीक्स की है, ई में भी 3 वीक्स की है। लेकिन जो क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटीज हैं एफ और जी, इनमें कोई फ्लोट नहीं है। जिस रास्ते पे कोई फ्लोट ना हो उस पूरे रास्ते को स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टिल फिनिश, अगर मैं एक लाइन लगाऊं जो स्टार्ट से शुरू हो, और फिनिश तक जाए, तो ये मेरा क्रिटिकल पाथ कहलाता है। द लॉन्गेस्ट पाथ within the various paths available, this is called the critical path। और ये क्रिटिकल इसलिए है कि इसमें गुंजाइश कोई नहीं है। बाकियों में तो हम 2 3 हफ्ते डिले भी कर लें तो प्रोजेक्ट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोजेक्ट फिर भी वक्त पे हो सकता है। लेकिन एफ और जी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनमें से इंडिविजुअली इनमें से किसी एक्टिविटी को भी मैं एक दिन भी डिले नहीं कर सकता, क्योंकि अगर करता हूं तो मेरा प्रोजेक्ट उतना डिले हो जाएगा। बात समझ आई जी? सही हो गया जी? जी सर। ओके। जी सर। तो ये बात जी ध्यान में सर। रखनी है कि क्रिटिकल पाथ जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्रिटिकल पाथ के साथ ये सूरत हाल है, तो बाकी पाथों में क्या है? अब मैं आपको एक और फर्क बताता हूं। ए सी एच एक रास्ता है पूरा, इसमें
टोटल वैसे तो प्रोजेक्ट तो 13 वीक का है ना, लेकिन ये काम जो है 6 जमा 3 जमा 2 मतलब 6 3 9 और 2 11, ये 11 वीक्स में काम मुकम्मल हो सकता है। इस पाथ का जो फ्लोट है वो 2 वीक्स है। कहने को तो लिखा हुआ है हर एक्टिविटी में 2-2 वीक्स, लेकिन टोटल 2 वीक्स है इस पाथ का। अगर ये 2 वीक्स ए एक्टिविटी ने डिले कर दिया तो फिर कोई फ्लोट नहीं बचेगा सी और एच के लिए। इफ ए टेक्स 8 वीक्स टू कंप्लीट, अगर ए एक्टिविटी 6 वीक्स के बजाय 8 वीक्स ले लेती है तो सी और एच का फ्लोट 0 हो जाएगा। दैट मीन्स दे विल ऑल्सो बिकम क्रिटिकल। बात समझ आई जी? तो उस सूरत में क्या होगा, अगर ए ने 2 हफ्ते ज्यादा ले लिए तो सी और एच भी क्रिटिकल हो जाएंगे, एफ और जी तो पहले ही क्रिटिकल है। और अगर उसने 2 के बजाय 3 वीक्स ले लिए एक्स्ट्रा, तो आप जरा गौर कीजिए कि 6 से 9 पे पहुंच गई एक्टिविटी, तो 9 जमा 3 12 जमा 2 14, ये तो नया क्रिटिकल पाथ बन गया। इसका मतलब है एफ और जी जो है वो क्रिटिकल पाथ नहीं देगा, क्योंकि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 14 हो जाएगी, तो ये एफ और जी तो 13 का है, तो इस क्रिटिकल पाथ यहां से तब्दील होकर ऊपर चला जाएगा सी ए सी एच की तरफ। जी जनाब, कुछ बात समझ आ रही है? यूसरा अहमद, जी बोलिए। जी सर समझ आ गई है। जी जी सर। ओके, बिल्कुल क्लियर है ना? कोई मसला तो नहीं है, कोई बात ना समझ आ रही हो? नहीं सर, नो प्रॉब्लम, ये आ गया समझ। जबरदस्त जबरदस्त, जी सर क्लियर है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब ये बात हो गई। ये जो चीज है इसको हम कहते हैं टोटल फ्लोट। ये जो इस तरह का फ्लोट होता है जो शेयर्ड है, ये पाथ का शेयर्ड फ्लोट है। 2 वीक्स जो है, ये देखने में तो लग रहा है कि ए के पास भी 2 वीक है, सी के पास भी है, एच के पास भी है। ऐसा नहीं है, असल में ये इस पूरे पाथ का 2 वीक का फ्लोट है और ये शेयर्ड होता है, और इसको हम कहते हैं टोटल फ्लोट, इतना अवेलेबल है। एक और चीज होती है वो कहलाती है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट ये है कि उस एक्टिविटी का अपना फ्लोट होता है। अभी देखते हैं, एक मिनट की नजर आता है कि नहीं आता। आप ये देखिए, बी और डी जो हैं, बी डी एच की बात करें तो बी और डी में तो 3-3 वीक का फ्लोट है, लेकिन एच में 2-2 वीक का फ्लोट है। ये क्या बात हुई? उसकी वजह ये है कि एच इज पार्ट ऑफ ए सी एच ऑल्सो। बी डी एच का भी पार्ट है लेकिन ए सी एच का भी पार्ट है। ए सी एच की वजह से उसका फ्लोट 2 वीक्स का है। तो ये जो ए और डी हैं, ये 3 वीक को सिर्फ ये एंजॉय कर सकते हैं, जिनमें से जो 2 वीक हैं वो एच शेयर कर रहा है। तो मतलब इनके पास जो 3 वीक्स का फ्लोट है बी और डी के पास, ये इनमें से 2 वीक्स तो शेयर्ड है एच के साथ, लेकिन 1 वीक इन दोनों का कॉमन है। वो मिसाल के तौर पे अगर बी एक्टिविटी 1 वीक ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो डी जो है उसका फ्लोट रिड्यूस होकर 2 हो जाएगा, जिसकी वजह से अब डी जो है उसका फ्री फ्लोट खत्म हो गया। ये जो 1 वीक एक्स्ट्रा था इसके पास वो खत्म हो गया। अच्छा, बी या डी, अगर ये बी और डी अकेली होती, मिसाल के तौर पे ये बी और ई को ले लीजिए, यहां भी वही सूरत हाल है, 3 वीक और आगे कोई फ्लोट नहीं है। ठीक है जी? तो इसका मतलब है कि अगर बी और ई ने मिल के 3 वीक खा लिए तो 3 वीक का फ्लोट है ना,
तो वो डिले हो जाएंगे, 3 वीक के वो क्रिटिकल हो जाएंगे। तो बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि क्रिटिकल पाथ का तो सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ तो पहले ही खतरे में है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप कहीं यार क्रिटिकल पाथ तो ये है, बाकी यशी करें, उनको इतनी यशी करा दें कि जितनी उनके पास गुंजाइश अवेलेबल है वो उससे भी ज्यादा यशी कर जाएं, तो फिर याद रखिएगा फिर वो क्रिटिकल हो जाएंगे और हो सकता है क्रिटिकल पाथ बदल भी जाए। ओके जी, अगर ये बात समझ आ गई है तो क्या आप अभी एक न्यूमेरिकल और करने को तैयार हैं? अब मैं आपको ड्यूरेशंस भी दूंगा और आप उन ड्यूरेशंस के हिसाब से बाकायदा ये पूरा नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, उनकी कैलकुलेशंस भी करेंगे और मुझे ये भी बताएंगे कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है और कहां कहां कितना फ्लोट है। एक चीज रह गई पहले, वो स्पैन को भी मैं कैलकुलेट करा लूं। स्पैन का मैंने आपको बताया था कि स्पैन के दो चीजें हैं, दो तरह से कैलकुलेट होता है। एक तो ड्यूरेशन और फ्लोट को जमा कर लें, या फिर जो लेटेस्ट फिनिश है उसको अर्लीस्ट स्टार्ट से माइनस कर दें। ये डी की सूरत में 11 माइनस 4 क्या होगा? 11 माइनस 4 7। अच्छा, अगर ड्यूरेशन और फ्लोट को जमा कर लें 4 और 3 7, तो इसका मतलब है कि ये क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, दोनों तरफ से एक ही जवाब आना चाहिए। तो ये जो भी जवाब आएगा ये आ जाएगा इसका स्पैन। स्पैन जो है ए का है 6 और 2 8, बी का है 4 और 3 7, एफ का है 10 और 0 10 एंड सो ऑन। ठीक है जी, क्या न्यूमेरिकल करें? जी सर कर लें। सर सी की नहीं समझ रहे, जो स्पैन है ये 5 कैसे है? कौन सा जी? सर सी वाला। सी वाला देखें, दोनों तरह से देख लें। पहले हम करके देखते हैं ड्यूरेशन प्लस फ्लोट। 3 दिन की ड्यूरेशन है, 2 दिन का फ्लोट है, 3 जमा 2 5। दूसरा तरीका देख लें, लेटेस्ट फिनिश और अर्लीस्ट स्टार्ट। लेटेस्ट फिनिश है 11 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट है 6, 11 में से 6 निकाले, क्या बना? 5। बस, तो दोनों तरफ से कंफर्म हो गया, तो 5 हो गया ये जी सर। जी। और कुछ और भी कह रहे थे जी, कोई बात? आसिफ साहब आप कुछ कह रहे थे? जी सर यही पता कर रहा था मैं सर, लेटेस्ट स्पैन का जरा कंफर्म करना था। हो गया सर। हो गया जी, क्लियर हो गया ना? अच्छा, मैं आपको एक जी बात सर। बताऊं, ये जो आप 2-4 लोग सुन रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ही को समझ आएगा, और बाकी 1000 कहते रहेंगे हमें आ रहा है समझ, किसी को समझ नहीं आएगा। अब मतलब आप बात सुन रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डाउट होते हैं। और जो बंदा कहता है जी मैं बेड पे लेट के और कोई बात भी ना करूं और बातें सोचता भी कुछ और रहूं और काम भी कुछ और करता रहूं और बातें भी सारी समझ आ जाए, ये नहीं हो सकता। दैट इज इम्पॉसिबल। ये थोड़ा सा और मैं इसलिए फिर गौर भी ज्यादा कर रहा हूँ कि ये सेंसिटिव टॉपिक है, ये समझने की जरूरत है। अच्छा जी, मैं आपको अभी एक असाइनमेंट, छोटी सी असाइनमेंट क्या इधर ही करनी है, इधर ही आप बैठ के करेंगे। ये मैं इसको ब्लैंक करता हूँ जी, और इसके बाद ओके जी, उसी तरीके के साथ ये जनाब ए एक्टिविटी है, इसके ये प्रेडिसेसर मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं, बी का कोई नहीं, और इनकी ड्यूरेशन में इस साइड पे लिख देता हूँ। ये 7 दिन की है, ये 8 दिन की है, सी जो है ये 2 दिन की है, डी जो है ये 5 दिन की है और ये ए के बाद है, और ये 6 दिन, 6 क्या हो गया, 6 दिन का ई है, वो बी के बाद है, 3 दिन का एफ है,
वो इसके बाद है, और 5 दिन का, चले 6 ही कर लें, 6 दिन का जी है वो ए, और ई के बाद है 3 दिन का एच है वो ए, और एफ के बाद है, और 5 दिन का आई है जो जी के बाद है, और 7 दिन का ये है जो जी और एच के बाद है। बस इतना ही काफी है। सारे फिनिश स्टार्ट हैं, और इसको जरा हल करें और इसका पूरा डायग्राम बना के, सोल्यूशन बना के, और वो आप मुझे दिखाएं। साथ ही हम ब्रेक भी कर लेते हैं 10 मिनट्स के बाद, फिर मैं आता हूं तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आप उतनी देर में अगर बनाना चाहें तो बना भी लें, चाय चाय भी पी लें, फिर हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है जी, लेट्स हैव ब्रेक।